All right. Let me just look at my chat. अच्छा, अब हमारे पास आ गया गुड पैस्चर्स. गुड पैस्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज एन एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज. इसमें इसके अंदर जो टाइप 4 कोलेजन होता है इसके अगेंस्ट आईजीजीज बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं. ये ग्लोमेरुलाई और लंग्स के अंदर होता है. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस व्हिच जस्ट मींस के रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन हो रहा है ओवर अ फ्यू डेज या फ्यू वीक्स. जो है एकदम किडनीज जो है शट डाउन होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, ये कॉमन है यंगर पेशेंट्स में और एल्डर पेशेंट्स में ना. यंगर पेशेंट्स में लंग्स अक्सर इन्वॉल्व होते हैं और एल्डर पेशेंट में जरूरी नहीं है लंग्स भी इन्वॉल्व हों. एट द एंड इसकी ट्रीटमेंट इज प्लाज्माफेरेसिस और अगेन विद स्टेरॉइड्स एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड इज द इम्यूनोसुप्रेसेंट ऑफ चॉइस ओवर हियर. ठीक है, अच्छा साइक्लोफॉस्फेमाइड की क्या कॉम्प्लिकेशन है जो अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है कि साइक्लोफॉस्फेमाइड यूज किया उसके बाद क्या हो गया? सिस्टाइटिस हेमरेजिका. ब्लैडर का कुछ मसला था, कैंसर बन गया कुछ ऐसा. सिस्टाइटिस हो जाता है तो इसमें वो कहेंगे कि वो ब्लड आना शुरू हो गया. ठीक है, यूरिन के अंदर व्हिच इज मतलब आप फिर ऑब्वियसली सोच सकते हो कि किडनीज खराब हो रही हैं, you know maybe it's because of the kidneys itself. लेकिन नहीं, if you're using cyclophosphamide you have to be careful about the hemorrhagic cystitis जो इसका साइड इफेक्ट है और काफी सीवियर साइड इफेक्ट है. ठीक है, अच्छा अब इसमें लिखा हुआ है वेगनर्स के अंदर भी ये सिमिलर प्रेजेंटेशन है. वेगनर्स का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया. वेगनर्स में फेरिंग्स भी इन्वॉल्व होगा. उसके अलावा बिकॉज ये सिस्टेमिक डिजीज है तो इसके अंदर दूसरी चीजें भी होंगी. एट द एंड जब सियांकस करवाएंगे तो वो वेगनर्स में आपके पास पॉजिटिव आएंगी. ठीक है, देयर इज अनदर सिंड्रोम व्हिच आई जस्ट वांट टू मेंशन. इट्स कॉल्ड चर्ग-स्ट्राउस सिंड्रोम. इसको एलर्जिक पॉलीएंजाइटिस भी कहते हैं. ठीक है, इसके अंदर भी सियांकस पॉजिटिव आती है लेकिन उसके अंदर ऐसे प्रेजेंटेशन आती है एस्थमा, इयोसिनोफिलिया वगैरह अपार्ट फ्रॉम द किडनी डिजीज एज वेल. ठीक है, उसके अलावा लूपस के अंदर भी. तो इफ दे से कि वी हैव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड हेमोप्टिसिस तो इसके डीडीज में आपके पास आएगा गुड पैस्चर, डीडीज में आएगा वेगनर्स, फिर आपके पास लूपस भी आ सकता है. ठीक है ना, तो ये 3 आ गए हमारे पास इसके डीडीज में. अच्छा, फिर मैंने मेंशन किया ऑलरेडी कि गुड पैस्चर इज अ टाइप ऑफ रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. Another kind of rapidly progressive glomerulonephritis is the post-infectious one. और post-infectious में सबसे common क्या था? Post-streptococcal. तो you can remember these two causes of rapidly progressive glomerulonephritis. Good pasture हो गया और हो गया हमारे पास post-infectious. ठीक है, अब ये टेबल है पेज 401 पे. इट सेज कॉजेज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसोसिएटेड विद लो सीरम कॉम्प्लीमेंट. मैंने ऑलरेडी मेंशन किया जो हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप था उसमें लो सीरम कॉम्प्लीमेंट है. फिर कोई भी सब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस, बेसिक जस्ट रिमेंबर पोस्ट इन्फेक्शियस प्रीटी मच सफिशिएंट. फिर एसएलई के अंदर, फिर क्रायोग्लोबुलिनीमिया में एंड मेसेंजर कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अगर आपने नेम याद करना तो कर लें बट आई वुडंट रिकमेंड स्पेंडिंग योर न्यूरॉन्स ऑन दिस. ऑलरेडी इसमें बहुत रट्टा लगाने वाला चीज है. तो दिस इज इट फॉर ऑल दीज नेफ्रेटिक सिंड्रोम्स. ठीक है, तो इनके अनफॉर्चुनेटली आपको इनकी जो मैंने स्पेशली जो डिजीज मेंशन की ना वो यूक्यू आ चुके हैं तो इनकी आपने वो याद करनी है हिस्टोलॉजी. Which disease is the one which will have ribbon-shaped deposits on the glomerular basement membrane? Ribbon-shaped deposit. Does anybody know? This is good pastures. ठीक है, linear जो इसकी IgG deposits होते हैं उसको हम ribbon-like linear deposits भी कहते हैं. ठीक है, linear ribbon-like. तो ये इस तरह थोड़ा उसका keyword याद कर लें. Right, let's have another quiz. Which disease is it जिसके अंदर we will have mesangial IgA and C3 deposits? IgA nephropathy. ठीक है, और अगर IgA nephropathy definitely, and which is another one which can have mesangial IgA deposits? हिनोच-लॉन पर्परा. हाँ, हेनॉक्स-शॉनलेन. ठीक है, मैंने इसलिए इन दोनों को साथ पढ़ाया था कि आपको IgA वाला पॉइंट याद रखे. बस हेनॉक्स-शॉनलेन में ये है कि आपके पास वो पर्परिक रैश भी है, मतलब उसके नाम में ही पर्परा है
और ये एक सिस्टेमिक डिजीज है, तो इसके अंदर दूसरे टिश्यूज भी इन्वॉल्व होंगे। आईजीए में सिर्फ मतलब आईजीए की हिस्ट्री भी बहुत वो है ना, इन दोनों की हिस्ट्री में 1 to 2 days ऑफ फेरेंजाइटिस आ रहा है ना उससे पहले। लेकिन ऑब्वियसली किडनी में आईजीए नेफ्रोपैथी सबसे पहले सोचें, जो बर्जर्स डिजीज है, उसके बाद हेनॉक्स शॉनलाइन सोचें अगर उसको पर्परिक लीजन्स भी हैं साथ में, ठीक है, या एर्थराइटिस टाइप कुछ है। We will have a thickened glomerular basement membrane, and there are granular subepithelial IgG deposits. Membranous thickened क्यों पोस्ट है? स्ट्रेप्टोकोकल ये मैंने इसका बताया मेम्ब्रेनस का, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में भी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल पता है बिकॉज इट्स सच अ रैपिडली प्रोग्रेसिव वन, तो इसमें अक्सर दे मेंशन समथिंग अबाउट क्रेसेंट लीजन्स अक्सर जो है ना, क्योंकि ये रैपिडली प्रोग्रेसिव की टाइप है ना, तो इसके अंदर वो अक्सर जो है ये क्रेसेंट वाली लीजन्स को मेंशन जरूर करते हैं। जब आप थिकेंड का नाम सुने ना तो आप मेम्ब्रेनस का सोचें, ठीक है, थिकेंड जीबीएम। लेट मी सी और क्या था। यही मेन है जो आपने याद करने हैं। बाकी फिर जब हम सिनेरियोस करेंगे तो दोबारा इनको रिवाइज कर लेंगे किस में क्या डिपॉजिट हो रहा था, क्योंकि इसको ना याद करना काफी वो है, एनोइंग है, और ये बार बार भूल भी जाता है, तो इसको आप सेपरेट करके भी कहीं अपने नोट्स में लिख लें जस्ट टू मेक योर लाइफ इजियर, ठीक है ना। ओके, नेफ्राइटिस हो गए हमारे पास। अब हम थोड़ा सा कुछ इजी देख लेते हैं। बाय इजी आई मीन हम बेसिक प्रोटीनूरिया और हीमेचूरिया और उसके डीडीज देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ बाय द वे, इसके डीडीज और ये सब कुछ, प्रोटीनूरिया और हीमेचूरिया, ठीक है। अच्छा, नाउ दैट वी हैव लुक्ड एट द डिजीजेस, हम लोग प्रोटीनूरिया को देख लेते हैं। यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ मोर देन 150 मिलीग्राम प्रोटीन पर 24 आवर्स, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन जो है इसमें आती है हमारे पास ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया, अदर कॉजेस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर के अंदर कोई भी जिसके अंदर ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी इंक्रीज्ड हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इवेंचुअली हो जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में हमारे पास प्रोटीनूरिया हो सकता है, ठीक है। जो सारे डिजीज अब तक हम पढ़ चुके हैं उन सब में हमारे पास ये प्रोटीनूरिया हो सकता है, ठीक है। एंड प्रोटीन लॉस टेंड्स टू बी मोर सिवियर इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर इन द ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉजेस रादर देन नॉन ग्लोमेरुलर कॉजेस। ये वेग चीजें, जस्ट रिमेंबर ये जो सारे हम पढ़ चुके हैं हो सकते हैं। फिर ट्यूबुलर कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। कॉजेज में जैसे सिकल सेल डिजीज है, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वगैरह है, तो उसकी वजह से अबनॉर्मल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया, फिर मल्टीपल माइलोमा इज अ कॉज, ठीक है। Which book are you reading from? Sorry, can you guys not see the screen? No, we can't. Oh, I'm so sorry. Thank you for pointing that out. मैं तो पढ़ती जा रही थी। Yeah, step up. This is पेज नंबर है 280। ओहो, किधर चले गए हम, एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, प्रोटीनूरिया की कॉज, प्रोटीनूरिया का क्या है डेफिनेशन, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ मोर देन 150 मिलीग्राम प्रोटीन पर 24 आवर्स। ग्लोमेरुलर कॉजेज अभी तक जो हम सारे पढ़ चुके हैं उसमें हो सकता है। ट्यूबुलर कॉजेज में सिकल सेल डिजीज, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आ जाते हैं। ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया, जस्ट रिमेंबर बेंजोस प्रोटीन्स इन मल्टीपल माइलोमा। एंड अदर कॉजेज में यूटीआई आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा फीवर या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, मे बी यू नो समबडी वाज वर्किंग आउट, वेट्स उसने बहुत हैवी वगैरह उठाए, वो प्रेगनेंसी में। फिर ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनूरिया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट occurs when the patient is standing but not when recumbent, self-limited benign, ठीक है। ये उसकी बस कुछ कॉजेज हैं। एट द एंड जब आपको डीडीज पूछेंगे तो आई थिंक 4 या 5 से ज़्यादा लिखने की आपको बिला जरूरत नहीं है कि उसको प्रोटीनूरिया तो उसको क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली किडनी का क्वेश्चन है तो आप किडनी की कॉजेज बेहतर है सोचें।
राइट अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बहुत बड़ी कॉज है, हम इसको देख चुके हैं, मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स, हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा, एडीमा होगा, हाइपरलिपिडीमिया एंड लिपिडूरिया होगा, ठीक है, वो कास्ट्स बन जाएंगी, हाइपरकोएगुलेबल स्टेट होगी, फिर इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलर डिजीज को इंडिकेट करता है। फिर causes of proteinuria, again primary glomerular disease, membranous nephropathy most common in adults, and then second most common in adults is focal segmental glomerular sclerosis, and then membranoproliferative glomerulonephritis। ठीक है, तो ये ऐसे आपने डीडीज याद रख लेना है कि वो नेफ्रोटिक की आपको सिनेरियो दे और कहे व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन, वो एडल्ट अगर होगा तो व्हाट आर दीज डीडीज, और अगर वो बच्चा होगा तो मिनिमल चेंज डिजीज, एंड देन आप फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का बच्चों में भी नेक्स्ट सोच सकते हैं, लेकिन नंबर 1 मिनिमल चेंज है। सिस्टेमिक डिजीज में फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, SLE है ना, शोलन, सब हम डिजीजेस पढ़ चुके हैं, एमाइलोइडोसिस, क्रायोग्लोमिनिमिया देख चुके हैं, ड्रग्स या टॉक्सिन्स हो सकते हैं कोई, रिमेंबर एनसेड्स, पेनिसिलिन, और इन्होंने यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन एस इनहिबिटर्स भी जो है ना वो ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी करते हैं, और ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में। इन्फेक्शन, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, तो ये इसके प्रोटीनूरिया के कुछ डीडीज हो गए। डायग्नोसिस अब हमने क्या करना है, इसको आपने गौर से देखना है, इसके टेस्ट्स को। सबसे पहले हम यूरिन डिपस्टिक करते हैं, और ये स्पेसिफिक होता है फॉर एल्ब्यूमिन, ठीक है, इट डिटेक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और हायर, लेकिन जैसे यूजुअली जो है वो ट्रेस में आता है, ये जब तक ये जैसे 3.5 ग्राम पर डे नहीं बन जाता ना, मतलब सिग्निफिकेंट, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ग्रेडेड 0 ट्रेस, +1 इज 15 to 30 एंड थ्रू 4+। लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं बुक में कुछ और पढ़ा था, एक सेकंड, लेट मी कंफर्म। कलर चेंज होगा ना डिपस्टिक में, if it's 15 like 0 to trace +1। या डिपस्टिक हमारी इसमें इसके नहीं लिखे हुए, मैं डेविडसन में देख रही थी 394 पेज के ऊपर इन्होंने डिपस्टिक प्रोटीनूरिया वगैरह लिखा हुआ था, बट इसमें कोई खास डिटेल, या आई हैवंट मार्क्ड एनीथिंग इन दिस। क्वांटिफाइंग प्रोटीनूरिया इन रैंडम यूरिन सैंपल्स, या आई थिंक इट बेटर कि हम इसको यहाँ से करें, डेविडसन से करें, इसकी अगर वैल्यूज अगर आपने याद करनी है तो फिर अपनी रिकमेंडेड बुक से करें। गो टू पेज 394, पेज 394 पे वी हैव क्वांटिफाइंग प्रोटीनूरिया इन रैंडम यूरिन सैंपल्स, ये वाला टेबल आप देख लें, ठीक है। ठीक है, लेट्स जस्ट गो बैकवर्ड्स, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर पे हमारे पास जो डिपस्टिक है रिजल्ट्स हैं वो +3 या +4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये नेफ्रोटिक रेंज में है प्रोटीन, ठीक है। अगर ये +2 टाइप आ रहा है तो ये ग्लोमेरुलर डिजीज मोर लाइकली हो जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू मोर देन 1 ग्राम पर 24 आवर्स, मतलब +3 या +4 नेफ्रोटिक रेंज में आ रहा है, मोर देन 3.5 ग्राम, और हमारे पास +2 या +3 है ग्लोमेरुलर डिजीज। अगर हमारे पास ये आ रहा है +1 तक आ रहा है तो मतलब डिपस्टिक को हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। एट दिस पॉइंट जो हमारा एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो होगा वो 30 to 70 होगा, राइट। फिर अगर ट्रेस का मतलब है कि देयर इज स्लाइट कलर चेंज, तो मॉडरेटली एलिवेटेड एल्ब्यूमिनूरिया होता है 3.5 से 30 एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो के, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से वैल्यूज करी बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट लिखी हुई है थोड़ी सी, आई डोंट वांट यू गाइस टू रिमेंबर दीज वंस। खैर, जस्ट रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे, अगर हमारे पास +2 से ऊपर आ रहा है तो ग्लोमेरुलर डिजीज, और +3 से ऊपर आ रहा है तो नेफ्रोटिक रेंज में। फिर जब आपको पता चल जाएगा अच्छा है प्रोटीनूरिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज मोर सेंसिटिव टू एल्ब्यूमिन देन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और अगर ग्लोबुलिन बहुत ज्यादा है यूरिन में, जैसे माइलोमा के अंदर लाइट चेंज होती है, तो ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप जाएंगे यूरिनालिसिस पे। यूरिनालिसिस के अंदर आपने देखनी है आरबीसी कास्ट अगर हैं तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, डब्ल्यूबीसी कास्ट है तो पाइलोनेफ्राइटिस या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। अगर फैटी कास्ट्स मिल रही हैं तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि लिपिडूरिया हो रहा था ना। फिर
एट द एंड आपने 24 आवर यूरिन कलेक्शन इसका करना है। तो यूजली दिस इज 24 आवर यूरिन कलेक्शन। हमने इफ एनीवन रिमेंबर्स फ्रॉम द प्रेगनेंसी वाला चैप्टर एज वेल, एक्लैम्सिया वगैरह में, तो ये उसका चॉइस वाला टेस्ट था। एंड अगेन इन दिस हमने क्वांटिफिकेशन ऑफ इसकी करनी है प्रोटीन की, और ये 24 आवर यूरिन कलेक्शन चॉइस टेस्ट बन जाएगा, ठीक है। बट इनिशियल टेस्ट डिप्स्टिक है। फिर टेस्ट फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको सिम्टम से सस्पेक्ट हो रहा है, क्योंकि बिलो द रेंज ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ स्टैंडर्ड डिप्स्टिक्स है ये, और माइक्रो रेडियो इम्यूनो ऐसे कर सकते हैं। एंड इट इज एन अर्ली साइन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। आई थिंक फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया जस्ट रिमेंबर इट इज एन अर्ली साइन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अदर टेस्ट में हमारे पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रीनल फंक्शन का बेस्ट टेस्ट क्या है? क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। रीनल फंक्शन का बेस्ट टेस्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। फिर हम सीरम BUN क्रिएटिनिन लेते हैं, उसका रेशियो लेते हैं। CBC लेते हैं अगर एनीमिया हम सस्पेक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ रीनल फेलियर। सीरम एल्ब्यूमिन ले लिया। रीनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, डिपेंड्स मास वगैरह हो। इंट्रावीनस पाइलोग्राम जो है ये क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस को बताएगा, ये हमने सर्जरी में देख लिया था। अगर लूपस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ANA लेवल्स, अगर गुड पैस्चर वगैरह सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला हेपेटाइटिस सीरोलॉजी, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, स्पेसिफिक। फिर सीरम एंड यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर करेंगे तो माइलोमा, फिर रीनल बायोप्सी एट द एंड। बट ट्रीटमेंट हमने प्रोटीनूरिया का देख लिया मोस्टली। एसिम्टोमेटिक के लिए बस आप BP वगैरह चेक करेंगे, और अंडरलाइंग अगर हाइपरलिपिडीमिया वगैरह उसको ट्रीट करेंगे। अगर सिम्टोमेटिक है तो अंडरलाइंग कॉज के साथ साथ आप ACE इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि ARBs कैन नॉट टॉलरेट ACE। अगर पेशेंट को ACE इनहिबिटर्स नहीं टॉलरेट हो रहे तो उसको ARBs भी टॉलरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मत कोशिश कीजिए कि अगर आप ड्रग चेंज कर रहे हैं तो ACE से ARB कर दे, कोई फायदा नहीं है। डायूरेटिक्स दे सकते हैं अगर एडिमा है। डाइटरी प्रोटीन और सोडियम को आपने लिमिट करना है। ट्रीट हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया विद स्टैटिन्स वगैरह, एंड वैक्सीनेट अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा न्यूमोकोकस। तो ये अच्छा खासा हमारा रिपीट हो गया कि अब हमें याद हो जाना चाहिए इसकी ट्रीटमेंट प्रोटीनूरिया की। एंड ऑल्सो दिस इज द सेम ट्रीटमेंट फॉर नेफ्रोटिक, क्योंकि उसमें प्रोटीनूरिया हो रहा है। फिर हमारे पास हीमेचूरिया आता है, डिफाइंड एज मोर देन 3 एरिथ्रोसाइट्स पर फील्ड ऑन यूरिनालिसिस, हाई पावर फील्ड ऑन यूरिनालिसिस, मोर देन 3, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया मोर कॉमनली ग्लोमेरुलर इन ओरिजिन, और ग्रोस हीमेचूरिया मोर कॉमनली नॉन ग्लोमेरुलर या यूरोलॉजिक। तो अगर माइक्रोस्कोपिक है तो थिंक लाइक अच्छा नेफ्राइटिस टाइप कुछ हो रहा है। अगर ग्रोस हीमेचूरिया हो रहा है अक्सर तो इट माइट बी लाइक जैसे ब्लैडर के अंदर कुछ है, वो है सिस्टाइटिस है, इस तरह, ठीक है। ओके, consider gross painless hematuria to be a sign of bladder or kidney cancer until proven otherwise, ठीक है। This may lead to obstruction, large clots अगर form होंगे, excessive blood loss can lead to iron deficiency anemia as well. What are the DDs of hematuria? किडनी स्टोन स्टॉप पे आता है, फिर इन्फेक्शंस में UTIs, यूरिथ्राइटिस वगैरह, ब्लैडर या किडनी कैंसर, एंड देन वी गो टू दीज वंस, ग्लोमेरुलर डिजीज, IgA नेफ्रोपैथी, ट्रॉमा हो सकता है, कोई फॉली लगाया ऐसे ब्लड ट्रॉमा हुआ, कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज हुई। सिस्टेमिक डिजीज में रिमेंबर SLE एंड दीज आर लॉट ऑफ सिस्टेमिक डिजीज। फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, सिकल सेल डिजीज। मेडिकेशंस में रिमेंबर साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी होती है, वो पेशेंट आया उसने बहुत ज्यादा एनसेज ली हुई थी, वो 10 सालों से एनसेज ले रहा है फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन, तो उसको एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी हो जाएगी। फिर पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, BPH, राइट। डायग्नोसिस का यूरिन डिप्स्टिक पे है। हीमेचूरिया 90% केसेस में आइडेंटिफाई हो जाता है। यूरिन एनालिसिस जब हम करेंगे तो RBC कास्ट जो हैं और प्रोटीनूरिया ये ग्लोमेरुलर कॉज हैं, ठीक है। RBC कास्ट, जब भी कास्ट आएगी ना इसका मतलब है कि आपकी किडनी के अंदर से वो ट्यूब्यूल से निकल के आया है, ठीक है। मैं आपको एक रैंडम चीज बताती हूँ, मे बी विल हेल्प यू रिमेंबर। ये जैसे ट्यूब्यूल की, किडनी के ट्यूब्यूल की शेप है ना, जैसे ये आ रही है, ये कलेक्टिंग डक्ट फॉर एग्जांपल कह लें, तो यहाँ पे जो भी मसला होगा, जैसे कुछ ब्लड है तो एट द एंड वो यहाँ पे ऐसे फिस जाएगा और ये इस शेप का बन के निकलेगा, कास्ट बन के निकलेगी, ठीक है। तो कास्ट इस तरह नजर आती है ना, उसके अंदर फिर चीजें ऐसे अंदर क्लम्प्ड अप होती हैं, जैसे अगर RBC है तो इसके अंदर RBC कास्ट, RBC भरे
होंगे। तो जब भी कास्ट होगा तो थिंक कि ये बेचारा कलेक्टिंग डक्ट से हो के आया है। muddy brown casts in acute tubular necrosis and then RBC casts. Yeah. फिर कास्ट डिफरेंट टाइप की याद रख लें। मडी ब्राउन कास्ट आ रही थी हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में, हमारे पास आरबीसी कास्ट आ रही हैं ऑलमोस्ट अक्सर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह में आ जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा हाँ हमारे पास जो लिपिड की आ सकती हैं कास्ट, वो हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आ रही थी, फैटी कास्ट आती हैं, ठीक है। तो दीज आर सम रैंडम। अच्छा अब ये भी हो सकता है कि हमारे पायूरिया भी हो सकता है, तो फिर आप यूरिन कल्चर भेजोगे, अगर पायूरिया तो यू थिंक यू नो इट्स प्रॉब्ली सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। फिर डिपस्टिक पॉजिटिव फॉर ब्लड है, बट यूरिनालिसिस के ऊपर माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया नहीं है, मतलब आरबीसीज नहीं है। अगर आरबीसीज नहीं है तो इट्स आइदर हीमोग्लोबिनूरिया या मायोग्लोबिनूरिया। और इस केस में यूजुअली मैंने आपको इसकी एसोसिएशन बताई थी जब हमने रैप्डोमायोलिसिस को देखा था, तो उसके अंदर हमारे पास वो कह रहे थे कि यूरिन का किया, उसके अंदर हीमाचूरिया नहीं हमें मिला माइक्रोस्कोपिक, तो उसमें फिर यूरिन डार्क कलर की क्यों है, बिकॉज ऑफ द मायोग्लोबिनूरिया, ठीक है ना। यूरिन स्पेसिमेंस फॉर साइटोलॉजी, दिस इज फॉर ब्लैडर कैंसर वगैरह, और सिस्टोस्कोपी करेंगे अगर मेलिग्नेंसी है। फिर 24 आवर यूरिन भी ले सकते हैं टू असेस रीनल फंक्शन, ठीक है। अच्छा कौन सा डिजीज ऐसा था जिसमें रीनल फंक्शन नॉर्मल था लेकिन वी विल हैव हीमाचूरिया, मैंने अभी मेंशन किया था एक, इट कुड बी आईजीए नेफ्रोपैथी, ठीक है। ये हम जब उसमें देखेंगे ना क्वेश्चन स्टेम में, तो उसमें लिटरली उसके BUN क्रिएटिनिन नॉर्मल होगा लेकिन उसको सारी बाकी चीजें हो रही होंगी। ब्लड टेस्ट्स में ओके ये सारे अब टेस्ट इन जनरल उन्होंने ऐसे मेंशन किए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा, फिर कोएगुलेशन स्टडीज वगैरह करें, CBC करें, फिर इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, CT स्कैन, ब्ला ब्ला ब्ला, रीनल बायोप्सी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इसकी वही अंडरलाइन कॉज वाली है एज सच। तो दिस वाज इट फॉर द हीमाचूरिया पार्ट, ठीक है। आई थिंक वी डिजर्व अ ब्रेक, काफी टाइम हो गया पढ़ते हुए, तो ब्रेक के बाद हमारा एक दो चीजें रह गई हैं, एक सेकेंड लेट मी चेक कि क्या रह गया। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज रह गया, एंड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एंड ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। तो आफ्टर द ब्रेक हम ये कर लेते, फिर हम एंड पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए, हम बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। सो विल हैव अ नाइस 15 मिनट ब्रेक, तो आई विल सी यू गाइस एट 7:35, ठीक है ना। मैं अभी एंड कर रही हूँ मीटिंग।